यानी कि संजीव जी, आपने कहा कि जो खास करके आरसीपी ने कहा कि 43 के बावजूद वो 5 साल सत्ता में रहे, खास करके मुख्यमंत्री बने रहे, और इस बार 85 के बावजूद भी वो मुख्यमंत्री नहीं है। क्या आपको लगता है कि यही मैसेज जो है वो खास करके जेडीयू के जो कोर वोटर हैं, खास करके कुर्मी, उनके अंदर ये चला गया है कि ये तो सही कह रहे हैं आरसीपी कि 43 में रहने के बावजूद 5 साल तक रहे वो मुख्यमंत्री, और इस बार तो बहुत मजबूत पार्टी है जेडीयू, 85 सीट कम नहीं होता है 243 के विधानसभा में। और अगर वो इस बार नहीं है तो इसके पीछे ये मैसेज जेडीयू के कार्यकर्ताओं में गया है कि निश्चित रूप से यही लोग कुछ सेटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। क्या आपको लगता है कि यह मैसेज एकदम डाउन चला गया है, एकदम बिल्कुल ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम चला गया है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ये टॉप टू बॉटम चला गया है। ये इसलिए गया, देखिए पहले घटनाक्रम थोड़ा सा देखे, जिस क्रोनोलॉजी कहते हैं। पहले हुआ कि राज्यसभा जाएंगे नीतीश जी, तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। उसके बाद हुआ कि हाँ राज्यसभा बिल्कुल जाहिर है। फिर हुआ कि मुख्यमंत्री पद पर 6 महीने तक रहेंगे। फिर हुआ मुख्यमंत्री पद भी तुरंत छोड़ दिएगा। फिर चली खबर कि निशांत जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। अब जिस कारण से ना हुआ हो, तो ये बार बार जो झटका लग रहा है, ये जेडीयू के वर्कर और खास करके कुर्मी समाज के वर्कर, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि जेडीयू के साथ क्या हो रहा है। आखिर जेडीयू का क्या होगा 85 एमएलए रहने के बावजूद। और दूसरी बात जिस पर चर्चा नहीं हो रही है कि जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए नीतीश जी के द्वारा, वो दोनों ललन सिंह और संजय झा के विरोधी हैं। दोनों में 36 का आंकड़ा है। विजय चौधरी दोनों को पसंद नहीं करते, ललन सिंह विजय चौधरी को पसंद नहीं करते, क्योंकि ललन सिंह की अपनी वो है कि कोई बुनियाद नेता उभर ना पाए, वो चाहे विजय सिंह ना हो चाहे विजय चौधरी हो। ठीक है। और निश्चित रूप से जो विजेंद्र यादव के बारे में ये लोग, विजेंद्र यादव उस तरह के नहीं है जिस तरह के नेता ये लोग हैं, ललन सिंह या संजय झा, वो दूसरे तरह के नेता, वो मास लीडर है। ललन सिंह को भी कहा जा सकता है कि वो जीत कर आए हैं, लेकिन संजय झा तो कोई चुनाव जीत कर आए नहीं आज तक, लेकिन पावर सारा एंजॉय कर रहे हैं, ऑथोरिटी सारी एंजॉय कर रहे हैं। तो इस नीतीश जी के द्वारा विजेंद्र यादव और विजय चौधरी को बनाना, ये भी ललन सिंह और संजय झा को काउंटर बैलेंस करने की नीति थी। और अब निशांत अगर मुलाकात करते हैं 30 तारीख को, और मनीष कुमार वर्मा तो अभी भी जेडीयू में है, अभी भी सक्रिय है बिल्कुल, और नीतीश जी के करीबी माने जाते हैं, आईएएस अधिकारी रहे हैं, वीआरएस लिया है। और जेडीयू तो मनीष कुमार वर्मा के बारे में यह कहा जाता था संजीव जी कि वही उत्तराधिकारी बनेंगे खास करके नीतीश कुमार के। जब तक ये चर्चा नहीं थी कि निशांत कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे राजनीति में, तब तक तो ये लोग समझ रहे थे कि मनीष वर्मा ही उनके उत्तराधिकारी के रूप में होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर निशांत कुमार आगे बढ़े, और जिस प्रकार से ये चर्चा है कि अब वो मई महीने में यानी गर्मी में, एकदम तपती गर्मी में वो यात्रा निकालने वाले हैं, उस यात्रा को निकालने में मनीष वर्मा, और कहा यह जा रहा है कि मनीष वर्मा और आरसीपी सिंह के बीच जो बातचीत हो रही है वो मनीष वर्मा कम्युनिकेट कर रहे हैं निशांत कुमार और नीतीश कुमार को। तो ये जो बातचीत हो रही है, और मनीष वर्मा ही लगे हुए हैं कि आरसीपी आ जाए, यानी कि आरसीपी के आने से जेडीयू, मनीष वर्मा को ऐसा लगता है कि जेडीयू की स्थिति मजबूत होगी, और जो उनका जो खास करके जो एक थिंक टैंक जो है वो भी काफी मजबूत हो जाएगा। और ये लोग जो उनके खास करके मनीष वर्मा को भी जो पसंद नहीं है, ऐसे कहने के लिए तो पसंद है, लेकिन मनीष वर्मा के बारे में भी ये कहा जाता है कि मनीष वर्मा भी जितने, चाहे वो संजय झा हो, चाहे ललन सिंह हो, या संजय ललन सराफ हो, या संजय गांधी हो, इनको वो बहुत दिल से नहीं चाहते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो कम्युनिकेशन हो रही है खास करके इसके आरसीपी और मनीष वर्मा के बीच में, ये मनीष वर्मा ही मेन रोल प्ले कर रहे हैं आरसीपी को लाने के लिए? हाँ देखिए, मनीष वर्मा, एक दिनेश राय जी भी हैं, हालांकि कहा जा रहा है कि गुप्त बैठक हुई है दिनेश राय, मनीष कुमार वर्मा और निशांत कुमार में गुप्त बैठक हुई। उसके बाद यह तय हुआ कि आरसीपी सिंह जी से भी बात की जाए, हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन गुप्त बैठक हुई है कहीं। देखिए
जेडीयू में कौन मजबूत कौन कमजोर उससे बात नहीं है। मनीष कुमार वर्मा को ऐसा लगता है आरसीपी सिंह आएंगे तो जेडीयू में लव समाज की पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्योंकि भविष्य तो निशांत कुमार है। तो निशांत कुमार के साथ अगर ये लोग आते हैं, ये दो बड़े नेता और संगठन करता भी है, तो स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी लव समाज की जेडीयू के भीतर। अब आइए, जहां तक आपने कहा मनीष कुमार वर्मा सिंह को वैर है संजय झा और ललन सिंह को, तो इसका मैं बता देता हूं कि जब मनीष कुमार वर्मा को राज्यसभा भेजने की बात थी तो इन लोगों ने विरोध किया। जब हुआ कि विधान परिषद में भेजा जाएगा पिछली बार, उसका भी विरोध हो गया। हद तो ये हो गया जब वो जोनल वाइज यानी प्रमंडल वाइज जब कार्यकर्ताओं की बैठक के लिए एक लेटर निकाला उन्होंने, और 2 दिन बाद उमेश कुशवाहा ने निकाल दिया कि ऐसी कोई बैठक नहीं होगी, सारी बैठक स्थगित की जाती। आप समझिए, तो मनीष कुमार वर्मा को टारगेट किया गया। और इस बीच जब कई बार नीतीश जी के बारे में फैसले हो रहे थे तो सीएम हाउस में उनकी एंट्री बैन हो गई थी। प्रवीण सोचिए, तो हिसाब किताब तो मनीष कुमार वर्मा को भी बराबर करना है। और ठीक है, 29 तक ललन बाबू का कार्यकाल है, लेकिन जब आरसीपी सिंह जेडीयू से बाहर किए जा सकते हैं तो ललन बाबू की क्या गारंटी है? संजय झा क्या, संजय झा तो अपने दम पे चुनाव लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते। तो राज्यसभा गए, जब कार्यकाल खत्म होगा तो हो गया, फिनिश। और जेडीयू के भीतर देखिए, नाम नहीं होना अलग बात है, बदनाम हो जाना बहुत खराब होता है राजनीति। बिल्कुल। और जेडीयू का कोई भी जो लॉयल वर्कर है वो संजय झा और ललन सिंह को विलन मान रहा है। और आज जो बैठक हुई है जेडीयू की, उसको लेकर भी बहुत सारी सूचनाएं आई हैं। उसमें यह हुआ है कि नीतीश जी जो है एक यात्रा पर निकलेंगे, बिहार की यात्रा। और जो बातें छन के आ रही कि नीतीश जी ने 200 सीट का टारगेट दिया है जेडीयू को अगले चुनाव में, 30 में 200 सीट का टारगेट दिया है। यानी कि 200 विधानसभा सीटों पर जेडीयू को मतलब मजबूत करने का टारगेट है। आगे आने वाले समय में वो क्या लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो अलग बात होगी, लेकिन उनका टारगेट यह है कि 200 सीट पर जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद हों, जेडीयू की स्थिति मजबूत हो, ताकि वो अगर आने वाले समय में एकला चलो की राह पर भी अगर वो चलना चाहते हैं तो उसमें भी वो अपने आप को उस स्थिति के लिए तैयार कर रहे हैं। ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मेरा इशारा इसी तरफ है कि वो जेडीयू को ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं कि जेडीयू के बिना ना बीजेपी का हुक्का पानी चले, ना आरजेडी का हुक्का पानी चले, और निशांत कुमार को अपनी जगह प्लेस कर देंगे ताकि निशांत कुमार उसी तरह 30 के बाद रूल कर सके। जैसे आपको याद होगा, हम लोग 2 दिन पहले इसमें एक चर्चा में हम लोगों ने कहा था कि क्या नीतीश कुमार यात्रा पर निकलेंगे क्या। तो उस वक्त हम लोगों की बातचीत ये हुई थी कि हो सकता है कि वो यात्रा पर निकले भी, या निशांत की यात्रा में 1-2 जगह वो शामिल हो जाएं। लेकिन आज जिस प्रकार से ये खबर आ रही है कि अब तो नीतीश कुमार ने कहा है कि वो यात्रा पर निकलेंगे, दिल्ली में जब तक संसद का सत्र रहेगा तब तक वो दिल्ली रहेंगे, उसके बाद जो है वो वापस बिहार में ही रहेंगे, और बिहार में वो मतलब गांव-गांव शहर-शहर जाएंगे। जिस प्रकार से वो पहले यात्रा निकालते थे उसी प्रकार से वो यात्रा निकालेंगे। तो अब लगभग वो खबर भी पुष्ट हो रही है कि नीतीश कुमार निशांत कुमार को स्थापित करने के लिए हर कदम चलेंगे, हर वो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे ताकि निशांत कुमार स्थापित नेता के रूप में जेडीयू में हो जाए और एक प्रकार से मास लीडर भी बने। हाँ बिल्कुल, ये तो तय है। लेकिन आज की बैठक तो जेडीयू के विधायक दलों की थी, उसमें ये निशांत जी मौजूद भी नहीं थे, निशांत जी को लेकर चर्चा भी नहीं हुई। हाँ, एक बात जो सामने आ रही कि नीतीश जी को कहा गया कि नेता और उपनेता का फैसला जेडीयू के विधायक दल का, विधानमंडल दल का, उसका फैसला नीतीश जी के हाथों में सौंप दिया गया। और ऐसी चर्चा है प्रवीण जी कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निशांत जी को विधायक दल का नेता बनाया जाए। अब देखते हैं उस पर क्या होता है। तो समय अगर या तो वो विधान परिषद के सदस्य बन जाए या फिर वो चुनाव लड़ ले, कहीं उपचुनाव हो जाए, कोई एक सीट खाली हो कर दे जेडीयू से, तो वो चुनाव में लड़के भी आ सकते। लेकिन ये बात तय है कि एक लंबा रास्ता चुना है नीतीश जी ने निशांत के लिए, और निशांत को कोई हड़बड़ाहट नहीं है किसी सत्ता के लिए। हाँ,
लेकिन जो बैठक 30 अप्रैल की होने वाली है उससे जेडीयू में किस खेमे की पकड़ मजबूत बनेगी आगे 5 साल में, 4 साल में, वो देखने को मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि नीतीश जी एक अलग मूड में है। अगर वो 200 सीट पर तैयारी की बात कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि वो, देखिए, नीतीश जी और उनके करीबी नेताओं का ये मानना है कि सम्राट चौधरी ठीक है काम कर सकते हैं, लेकिन क्या वो नीतीश कुमार जी की तरह काम कर पाएंगे इस पर, क्योंकि देखिए 4 से 5 लाख करोड़ का कर्ज भी है बिहार पर, और जेडीयू ने ये सुनिश्चित किया है अभी तक कि शराबबंदी नहीं टूटेगी। तो अगर शराबबंदी टूटती तो 30,000 करोड़ से लेकर 35,000 या 40,000 करोड़ तक एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता था सरकार के खजाने। और अगर इसको 40,000 करोड़ आप मान लेते हैं मोटा मोटी, तो 2 लाख करोड़ 5 साल में बिहार सरकार के पास एक्स्ट्रा पैसा हो, और इससे कर्ज भी कुछ कम किया जा सकता था और नई योजनाएं भी चालू की जा सकती।